ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव में भी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन और कोसाइन दोनों ही जो है वो वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाई को क्या बोलते हैं? वाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ए जो है उसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके। ओमेगा क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आएगा। वी कैन राइट ओमेगा होता है 2 पाई एफ, जिसमें एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/t। ओके। टी तो यहाँ पे टाइम है ही, तो उसको पता ही होगा, टी इज टाइम। बताएगा कोई के क्या होता है? व्हाट इज के? बोलो जल्दी से, व्हाट इज के? सर वो 2 पाई/लैम्डा वाला के। यस वेरी गुड, के इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्बडा। इसे बोलते हैं वेव वेक्टर या फिर एंगुलर वेव नंबर। इसे एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, या तो फिर इसे वेव वेक्टर भी बोलते हैं। एक्स तो चलो डिस्टेंस है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स इज डिस्टेंस। पाई को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, या फिर जस्ट यहाँ पे फाई होगा तो इट विल बी जस्ट फेज या एपोक फेज या इनिशियल फेज। ठीक है, फाई इज द इनिशियल फेज। जब एक का फेज हो 0 दूसरे का हो फाई, तो फाई बन जाएगा फेज डिफरेंस। तो ये जो लिखा हुआ है वो सिर्फ 11 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, जो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करा रहा था। तो इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, नो नीड टू राइट दिस थिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन रेज योर हैंड। ओके। देखो अब ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइट, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स यानी इट इज विच इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद लाइट। तो यहाँ पे टोटली हम लोग ये मान के चलेंगे दैट लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर। ओके, लाइट का वेव नेचर है, ऐसा हमको इमेजिन करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें ड्यूअल नेचर आएगा, दैट लाइट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फोटोन इज अ पार्टिकल विच एक्चुअली इज लाइट। ऐसा सब हम लोग चीजें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए यही इमेजिन करना है दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके। और लाइट अगर वो वेव के फॉर्म में है, तो वेव कौन सी होगी? विच टाइप ऑफ वेव इज द लाइट? तो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ आता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो आई थिंक। हो गया है बाकी ये वाला पार्ट? ये सर चैप्टर 8 में आ गया चैप्टर था। हो गया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है। सो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर में जो भी हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, विल डिराइव ऑल द इक्वेशंस फॉर ओनली इलेक्ट्रिक पार्ट। ठीक है, जो मैग्नेटिक पार्ट जो बाहर की तरफ रेड वाला जो मैंने अभी बताया था, वो पार्ट नहीं लेंगे। व्हेन आई से दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। ओके, तो आपको ये समझना है दैट दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट। ठीक है, सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ही मैं लिखूंगा। ठीक है, आई विल नॉट बी राइटिंग द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट से ही हमको सारे के सारे इक्वेशंस डिराइव करने। देख लेते अभी थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन याद है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है सबको? हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है? व्हेनेवर द टू लाइट्स आर इंसिडेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये होगा
that whenever this is suppose a light, ओके, लाइट की वेव यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करना, और ये दूसरी वेव है, ठीक है, इज हैविंग क्वाइट अ लार्ज एम्पलीट्यूड, जैसे इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड है 2 मीटर, और ये वाली वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड है 3 मीटर। सो व्हेन दिस वेव्स आर इंसिडेंट, तो कितनी कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, तो इट मे बी 2 + 3, यानी क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट इन दोनों के इंसिडेंट हो सकते हैं, तो बनेगा 5 का क्रेस्ट, 2 - 3 भी हो सकता है, यानी ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉफ है, तो 1 का ट्रॉफ बनेगा, ऐसे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जो भी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द वेक्टर एडिशन, ओके, यानी ये सॉरी एल्जेब्रिक सम, इन सबका जो भी होगा फाइनल इंटेंसिटी, इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स। तो ये चैप्टर में हमको यही करना है कि भाई दो वेव्स जो है, इफ टू वेव्स आर मीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, जैसे ये एक वेव है वो आके यहाँ पे मिलती है, और दूसरी वेव जो है वो भी उस पॉइंट पे ही जाके मिलती है, इस पॉइंट पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ओके, वो हम लोग ये वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो व्हेन द टू लाइट वेव्स आर इंसिडेंट, तो क्या होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उससे पहले आपको एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि एक क्रेस्ट क्रेस्ट इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, और ट्रॉफ ट्रॉफ इंसिडेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग दैट वीडियो, वेट। आर एबल टू सी द वीडियो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड, आर एबल टू सी द वीडियो, या फिर से स्ट्रीमिंग करूं? दिख रहा है सभी को? वंस अगेन आपसे शेयर करूंगा, दिख रहा है अभी वीडियो सबको? आर एबल टू सी, शेयर प्ले? दिख रहा है सभी को? सर अभी हो रहा है शेयर। यस, हो रहा है। हो रहा है, ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर अभी शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है, ओके, शेयर होने के बाद प्ले करता हूँ। हाँ यस सर हो गया। हो गया। हो गया, ओके। सर आवाज नहीं आ रही। तो अभी जैसे मैंने बताया ना दैट टू वेव्स आर इंसिडेंट एट अ सिंगल पॉइंट, तो क्या सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे दो वेव्स जनरेट कर रहा है ये, एंड दो वेव्स जनरेट होने के बाद सब पॉइंट्स पे क्या सिचुएशन होगी, यू विल एबल टू सी। तो सी दिस सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन में ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे इंटेंसिटीज आर जीरो, ठीक है, इंटेंसिटी टोटली जीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, दो वेव के क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट यहाँ पे मिले, ठीक है, हियर आल्सो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, बट ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे अगेन इंटेंसिटी बिकम्स जीरो, ओके, यहाँ पे भी देखो इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी गेट जीरो, और हमको यही ये चैप्टर में फाइंड करना है कि भाई कितने डिस्टेंस पे जीरो होगी और इंटेंसिटी आगे जाने के बाद क्या चेंज होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो वीडियो देखो आगे। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटीज आर जीरो, कुछ कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो है और कुछ कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिली, ठीक है, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये सब पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, ये वाले पॉइंट्स पे हमको इंटेंसिटी जीरो मिल रही है। सी द वीडियो।
अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया। कोई भी एक पॉइंट पे जब दो वेव्स मिलेगी एट दैट टाइम जो भी फिजिकल कंडीशन वहां पे अराइज होगी उस कंडीशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉरी जो भी कंडीशन होगी उसे बोलते हैं इंटरफियरेंस। एंड जो भी वेव सुपरपोज होगी एक दूसरे के ऊपर उसकी जो रिजल्टिंग वेव होगी दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जैसे कोई लाइट है, ओके, लाइक जैसे रेड कलर की लाइट है, ठीक है, और अपना जैसे कोई एक और लाइट इमेजिन करें जिसमें रेड भी है, ब्लू भी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। तो ऐसी बहुत सारी लाइट एक ही जैसे आ रही है, जैसे एक लाइट के अंदर रेड कलर भी हो और ब्लू कलर भी हो, तो इस ऐसी टाइप की जो लाइट होती है उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, जैसे सन से जो लाइट आती है, जो व्हाइट कलर हम लोग जो एक्चुअली देखते हैं, दैट व्हाइट कलर एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। ओके, इसीलिए वैसी वाली लाइट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पर अगर सिर्फ एक ही लाइट हो, एक ही टाइप की वेवलेंथ हो, एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, वैसी वाली लाइट को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, सर आप म्यूट कर। ओके। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? द सोर्सेज विच कम फ्रॉम द सेम सोर्स, एक ही सोर्स में से जो लाइट आती है उसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। जैसे मान लो दिस इज अ बल्ब, ठीक है, ये एक बल्ब है, बल्ब में से लाइट बाहर आ रही है। इस यहाँ पे एक मैं कार्डबोर्ड रख देता हूँ, कार्डबोर्ड में ऐसी छोटी सी स्लिट रख देता हूँ, लाइक दिस। सो व्हेन द लाइट पासिस थ्रू दिस स्लिट, ये स्लिट में से जब लाइट पास होगी, और यहाँ पे जो भी एक दूसरा कार्डबोर्ड रख देता हूँ, या फिर यहाँ पे वॉल है, सपोज दिस इज द वॉल। तो वॉल पे जब यहाँ पे लाइट हमको मिलेगी, जो भी लाइट मिलेगी, दैट लाइट विल बी हैविंग दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, यानी यहाँ से जो लाइट बाहर निकल रही है और यहाँ से जो लाइट बाहर निकल रही है, ये दोनों जो सोर्सेज होंगे, दिस सोर्सेज ऑफ लाइट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस स्लिट आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। यानी ये दोनों ही भले अलग अलग सोर्सेज दिख रहे हो, बट दे आर फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम द सेम सोर्स। तो यहाँ से जो निकला, फिर से बल्ब, बल्ब में से जो लाइट निकली, when the light actually when it is coming out from this slit, यहाँ से जो बाहर आएगी लाइट, यहाँ से जो बाहर आएगी, these two are said to be coherent source। अब मान लो यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे दूसरा बल्ब है, यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है, यहाँ से भी लाइट बाहर निकल रही है, इसको कोहेरेंट सोर्स नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड नॉन कोहेरेंट। दिस लाइट्स आर कॉल्ड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। मान लो कि चलो भाई ये बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, ये वो बल्ब भी 100 वॉट का है, देन ऑल्सो दिस आर सेड टू बी नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, बिकॉज इसमें कहीं ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, भले दोनों 100 वॉट का हो, बट दोनों की जो फिलामेंट होती है वो फिलामेंट सेम नहीं हो सकती है, कुछ लेंथ अलग हो सकती है, मास थोड़ा बहुत ग्राम या मिलीग्राम में भी अलग अलग हो जाएगा। तो अगर दो सोर्सेज ले तो दो सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ओके, तो कोहेरेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सोर्स लेना पड़ेगा और वो सोर्स को अलग अलग स्लिट्स में से पास कराओ, देन द लाइट बिकम्स कोहेरेंट। ऐसा कोहेरेंट सोर्स अगर हम लोग को घर पे बनाना हो तो ऐसा बना सकते हैं, सन, सन में से जो लाइट आ रही है, जैसे ये रूम है आप लोगों का, ये रूम के अंदर ऐसे दो विंडोज है। ओके, तो दो विंडो में से जो भी लाइट बाहर आ रही है, दिस लाइट इज सेड टू बी कोहेरेंट सोर्स। ओके,
बिकॉज इसका जो ओरिजिन है वो एक ही है। ओके, अगर फिर से समझा देता हूँ, सन में से जो लाइट आ रही है वो विंडो में से जब पास होगी तो विंडो में से जो लाइट बाहर आएगी, दैट दिस लाइट्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। हेरिडिटी यानी पता है ना, वो जैसे पेरेंट्स से जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। कोहेरेंट यानी इसके जो पेरेंट है वो सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है उन दोनों का पेरेंट सोर्स इज दिस वन, सन। ओके, तो यहाँ से जो लाइट बाहर आएगी, दिस टू लाइट्स विल बी कोहेरेंट सोर्सेज। वैसे ही अगर ये रूम में रात को व्हेन द सन सेट्स, सन चला गया, उसके बाद अगर हम लोग इसी रूम में दो बल्ब जला देते, ये दिस इज बल्ब, दिस इज अनदर बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे दूसरा बल्ब है, तो ये दो बल्ब में से जो लाइट एनर्जी बाहर आएगी, दिस विल बी नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट। समझ में आया? कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट, एनी डाउट अभी? ओके, अब अगर मान लो यही बल्ब में से एक बल्ब को निकाल के, एक बल्ब को निकाल देता हूं। ओके, ये एक बल्ब को निकाल के बाहर एक स्ट्रीट लाइट पे लगा दिया वो बल्ब, ये सपोज अ बल्ब। तो बल्ब में से अभी जो एनर्जी बाहर, सॉरी लाइट बाहर आएगी, तब ये वापस से कैसा हो जाएगा, दिस विल बिकम कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट। कोहेरेंट के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, सोर्स जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, टू सोर्सेज कैन नेवर प्रोड्यूस अ कोहेरेंट, दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। ओके, आगे देखते हैं इंटेंसिटी के पैटर्न। लाइट जब इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, इंटरफियरेंस होगा तब क्या होगा। इंटरफियरेंस, देखो ये एक्चुअली आ रहा है रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट से। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे अभी बताया ना मैंने वो वीडियो, जैसा वो वीडियो में था वैसे यहाँ पे एक सोर्स होता है लाइट का, S1, लाइट का नहीं बट यहाँ पे तो कुछ और होगा, और ये पूरे टैंक में पानी भरा हुआ है। ठीक है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम टॉप, और ये जो है वाटर का टैंक है। देयर आर टू सोर्सेज, सोर्स S1 एंड सोर्स S2। ओके, अब सोर्स S1 पे पता है ना, वो जैसे वो अभी जैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें ऐसे दो बॉब थे। ओके, एंड विद हेल्प ऑफ टू बॉब्स उसने वो वेव जनरेट की थी। तो वैसी वेव अगर हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं तो क्रेस्ट बनेगा, उसके बाद ट्रॉफ होगा, देयर विल बी ट्रॉफ, देयर विल बी अगेन क्रेस्ट, अगेन यहाँ पे क्रेस्ट होगी, देन अगेन ट्रॉफ होगा, वैसा चलता ही रहेगा। तो रेड वाले याद रखना क्रेस्ट है, सॉरी ट्रॉफ है, ब्लू वाले क्रेस्ट है। अगेन यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये सोर्स S2, इसमें से भी ब्लू, पहले ब्लू ब्लू बना देता हूँ फिर रेड रेड बनाऊंगा, ऐसा बन रहा है। और ये ऐसा होगा। एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे क्रेस्ट और क्रेस्ट टकरा रहे हैं। ठीक है, ब्लू यानी क्या ले रहे हैं हम लोग, क्रेस्ट, और रेड यानी ले रहे हैं ट्रॉप। तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे लाइक दिस पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे क्या टकरा रहा है, देखो ब्लू एंड ब्लू है, दोनों ब्लू टकरा रहे हैं। तो एट दैट टाइम इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। वैसे ये वाला पॉइंट भी है, ये वी आल्सो हैव दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाले पॉइंट पे दो ट्रॉफ टकरा रही है। ट्रॉफ जब टकराएगी एट दैट टाइम क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो हम लोग इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मान के ही चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। जीरो कहाँ पे होगी, तो देखो ये वाले पॉइंट पे जीरो होगी, क्रेस्ट और ट्रॉफ जहाँ पे टकराती है एट दैट टाइम इंटेंसिटी इज जीरो। ओके, वैसे ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके, ये वाले पॉइंट पे होगी जीरो। तो ये समझ में आया, जिस पॉइंट पे क्रेस्ट एंड ट्रॉफ टकराएगी उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। पर हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस थिंग फॉर लाइट। देखो लाइट में तो हमको वेव दिखती भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्रेस्ट आया, ट्रॉफ आया, या इंटेंसिटी जीरो होगी या क्या होगा। ठीक है, वी कैन नॉट प्री डिटरमाइन दैट थिंग
इसके लिए हमको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ऑल्सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है, इसमें वेव इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं वेव इक्वेशन से कैसे होगा ये सब काम। तो इंटरफियरेंस, मान लो देर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, वन सोर्स इज S1, वन सोर्स इज S2। सोर्स यानी आपको ये वाला इमेजिन होना चाहिए दिमाग में, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऐसा सोर्स निकले, यहाँ से भी ऐसे लाइट बाहर निकले, ठीक है, दिमाग में जब मैं सोर्स S1 और S2 लिखूं तो आपके दिमाग में ये वाला चलना चाहिए, ठीक है। अभी यस सर। सोर्स S1 एंड S2, इसमें से लाइट रेज बाहर निकल रही है और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज अ वॉल, ओके। जैसे S1 और S2 है इधर, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वेव्स बाहर निकल रही है एट सम डिस्टेंस, यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ वॉल या कुछ भी रख देते तो उस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सोर्स S1 एंड S2, S1 से कितना डिस्टेंस दूर, कितना, एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, और यहाँ से R2 डिस्टेंस दूर। हमको नहीं पता यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट टकराने वाली है या क्रेस्ट एंड ट्रॉफ टकराएगी या क्या होगा, ठीक है, वी डोंट नो, पहले से पता नहीं कर सकते, बट कुछ रिलेशंस हम लोग फाइंड करेंगे और फिर स्पेशल कंडीशंस लेने वाले। देखो ये वाला डिस्टेंस है उसे मैं R1 बोल देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है उसे बोल देता हूँ R2। दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये पहले ज्योमेट्री देख लेते हैं इसकी, उसके बाद डिराइव करेंगे। दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये वाला, उसे इंडिकेट किया जाता है स्मॉल डी से, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्रस्ट बनेगा या ट्रॉफ बनेगा वो इन दोनों के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ओके, वो ये वाले डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो एक ऐसा रिलेशन आएगा, इस पॉइंट पे एक रिजल्टिंग इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और वो इंटेंसिटी इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी, ओके, डिपेंड ऑन R1 R2, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, और भी कुछ है वो बताता हूँ किस पे डिपेंड करेगा। सारे पैरामीटर्स हमको लेने पड़ेंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डी। डी क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। सर S1 S2 स्लिट्स है। नहीं, S1 S2 सोर्स है, दिस इज सोर्स, तो पूछ लिया, इज आल्सो इज सोर्स। सोर्स स्लिट हो सकती है, ठीक है, जैसे वो सन की लाइट आ रही थी ना, सन की लाइट अपने रूम से पास हो जाए और यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे दूसरी विंडो, तो यहाँ पे ये दो को स्लिट्स मान सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज, स्लिट्स बोल सकते हो उसे, यहाँ पे हम लोग सोर्स बोल देंगे, सोर्स S1 एंड सोर्स S2, स्लिट S1 स्लिट S2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, सोर्स यहाँ पे स्लिट लिख देता हूँ बिकॉज न्यूमेरिकल्स में स्लिट ही लिखा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। दोनों स्लिट्स के बीच में से एग्जैक्ट सेंटर में से एक मैं लाइन निकाल रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे जब लाइट आएगी इस पॉइंट पे, याद रखना एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज मैक्सिमम, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी I इज इक्वल टू होता है I0, इंटेंसिटी ऑलवेज इज मैक्सिमम, I इज इक्वल टू I0, और इससे बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, या फिर वी कैन से सेंट्रल मैक्सिमा, वो बाद में आएगा, अभी के लिए ऐसे याद रखो, दिस इज सेंटर पॉइंट। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ, ये वाला डिस्टेंस उसे बोलते हैं x, विल से x, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज x, और यहाँ पे जो मिलेगी उसे बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, इज द सेंट्रल ब्राइट। सेंटर में हमेशा ब्राइट आएगी, वो फिक्स है, बाकी सब जगह पे हम लोग कह नहीं सकते कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये होगा सेंट्रल ब्राइट,
यहाँ पे जो मिलेगा वो हमको नहीं पता क्या है, बट ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। दिस इज एक्स। इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है उसे भी कुछ कहते हैं। ये जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन यानी जहां पे हमको इमेज मिले जिसे स्क्रीन बोलते हैं, दिस इज स्क्रीन। स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे डी। जिस पॉइंट पे हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं इसे पॉइंट पी बोल देते हैं। अब देखो, एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सोर्स S1 एंड S2 कुछ ऐसा होगा। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस आएगा ना पिंक वाला, उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर। ठीक है, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस। वो लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस। अब मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम S1 लाइक दिस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर लाइक दिस। देन ध्यान से देखना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, दिस मच डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस होगा R2 माइनस R1। थोड़ा लिख देता हूँ, दिस मच डिस्टेंस इज R2 माइनस R1। ओके, मान लो ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल भी थीटा होगा इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। बताऊं कैसे? बता दूं? हाँ सर। चलेगा? चलेगा? ओके। सर ये R2 माइनस R1 कैसे होगा? ये R1 तो हाइपोटेन्यूस है ना, तो बेस से तो बड़ी होती है। हाँ, बट अगर थीटा बहुत ही छोटा हो ना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। ओके, उसके लिए थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। पता है ना, वो साइन थीटा और थीटा सेम हो जाते हैं। इफ हाँ सर, साइन थीटा थीटा टेन थीटा, थीटा। यस, टेंस टू जीरो, साइन थीटा जो है वो थीटा के जितना हो जाता है। तो ऐसा कब होगा? व्हेन द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये थीटा बहुत ही छोटा हो, तो ये होता है ऑपोजिट साइड और ये होता है हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस ये वाला भी ले सकते हैं या फिर ये वाला भी ले सकते हैं। दोनों हाइपोटेनस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, बिकॉज ये एंगल देखो ट्राइंगल में, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये थीटा बहुत ही छोटा हो। देखो तीनों का टोटल होना चाहिए 180। ठीक है, तीनों का टोटल है 180, ये एंगल बहुत ही छोटा हो तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 180 हो जाएगा। ओके, एट दैट टाइम वी यस कैन सर। से अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एंगल 90 90 के अराउंड होंगे। वी कैन नॉट से एग्जैक्टली 90, बट नियरर टू 90, जैसे साइन थीटा और थीटा सेम हो जाते हैं वैसा वाला। From figure we can say, from figure we can say sin theta, if it tan theta,
इज इक्वल टू एक्स बाई डी। कैसे आया बताता हूँ। ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, सी दिस ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल को देखते, ये एंगल है 90, ये जो डिस्टेंस है दैट इज डी, और ये है एक्स, और ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। तो कैसे टेन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसीलिए क्या होगा, इट विल बी एक्स बाय डी। समझ आया? Yes, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय डी। और एक बात, साइन थीटा इज इक्वल टू, x by r. यस वो तो होगा, लेकिन कुछ और लेंगे हम लोग अभी। साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई डी। जो ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है यही सबसे थोड़ा टफ है, बाकी फिर सब इजी हो जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ। ये ट्राइंगल को देखो, सी दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल अगर हम लोग साइन थीटा लगा देंगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड है ये, हाइपोटेनस है डी, इसलिए क्या होगा, R2 माइनस R1 बाय डी। ओके, चलो। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है ना, और Yes. साइन थीटा और बी थीटा सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हाँ सेम सर. हो जाते हैं। ठीक है, साइन थीटा और थीटा दोनों सेम हो जाते हैं, तो वी कैन से ये दोनों इक्वेशंस, वी कैन राइट दीज टू इक्वेशंस टू बी इक्वल। जितना टेन थीटा होगा उतना ही साइन थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा और साइन थीटा ये दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, वी कैन से एक्स बाई डी, ध्यान देना, बोल सकते हैं एक्स बाई डी एक्स बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई डी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इस ये इक्वेशन आगे जाके बहुत काम आने वाला है, याद रखना। एक्स बाई डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई डी। एक और इक्वेशन जो इससे बनता है, एक्स इज इक्वल टू डी टाइन थीटा, ये भी बहुत काम आएगा। और एक इक्वेशन इससे जो बनता है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो दीज आर द, दिस जस्ट द ज्योमेट्री। ठीक है, इंटरफेरेंस हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसकी ये ज्योमेट्री है जो हमको बहुत काम आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिख रहा है वो सब आपको लिखना है, नॉट ओनली द स्क्रीनशॉट, पूरा का पूरा लिखना है, एक एक चीज को समझ के लिखना। और कहीं भी डाउट हो तो मुझे अभी बता दो। ओके, बिकॉज आगे जाके फिर मैं सीधा बोल दूंगा भाई डी साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फिर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छे से लिखो एंड समझ के लिखो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, आई थिंक 3 मिनट्स इज इनफ। ड्रॉ करो एंड देन रेज योर हैंड। cos ऑफ ओमेगा टी प्लस cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 का आंसर ये है। अब ये बताओ, दिस इज सोर्स S1, ध्यान देना, और ये वाला जो सोर्स है वो है S2। सोर्स S1 एंड S2, इन दोनों में से वेव बाहर निकल रही है एंड दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट P, यानी यहाँ से वेव बाहर निकली और यहाँ से भी वेव बाहर निकली, दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे जो भी रिजल्टिंग वेव बनेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो दोनों वेव्स के इक्वेशन का एडिशन होगा। ठीक है, इट विल बी द एडिशन ऑफ दोस टू इक्वेशंस। तो मैं पहली वेव का इक्वेशन लिख रहा हूँ। ओके, वेव इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, तो ज्योमेट्री आप लोगों ने बहुत पढ़ ली है। तो
wave coming from source S1 for a wave from source S1 में से जो वेव आ रही है उसका मैं इक्वेशन लिख रहा हूं y1 इज इक्वल टू a cos of ओमेगा टी, ठीक है। यस सर। दिस इज द वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1, पता है वो साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, तो सर दिस इज द वेव कैपिटल ले विच होगा इज, यस, सर, ए कैपिटल लेंगे कि ए? हाँ कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यस, तो y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है दिस इक्वेशन इज नॉट एक्चुअली द वेव इक्वेशन, ये जो हमको इमेजिन करना है वो ये वाला वेव है, और ये वाला वेव जो होगी वो इलेक्ट्रिक वेव जैसी होगी, ठीक है। वी विल कंसीडर इट टू बी द इलेक्ट्रिक वेव, और यहाँ से भी जो जा रही है दैट आल्सो इज द इलेक्ट्रिक वेव, और वो वहाँ पे जाके इंसिडेंट होने वाली है। तो ये होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट, और ये होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले जनरलाइज्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखेंगे। For a wave from source S2, S2 में से जो वेव आ रही है उसके लिए जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y2 इज इक्वल टू, देखो एम्पलीट्यूड वही रहेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे a और ये वाला a, ये वाले a दोनों सेम होंगे, ठीक है। दिस a एंड दिस a, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड सेम क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन, बताएगा कोई, व्हाई तो एम्पलीट्यूड आर, बोलो सर बोलो। सोर्स एक ही है ना, तो हाँ दोनों सोर्स एक स्लिट ही का है, एम्पलीट्यूड। एक ही सोर्स है, यानी बोलेंगे दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, therefore they will have same amplitude, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, वेव का पैटर्न भी सेम होगा, एक कोस तो दूसरा भी वेव कोसाइन ही होगा, ओमेगा टी। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आते आते ऐसा हो सकता है कि भाई इसका जो ये वाली जो वेव है उसका क्रेस्ट हो सकता है, तो ये वाली वेव का ट्रॉफ हो सकता है, ठीक है, ये अलग हो सकते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रॉफ व्हाट डज दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट द फेज, ठीक है, वो फेज रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में सिर्फ फेज का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे होगा y2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है दैट इज फाइ, दिस भी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो रिजल्टेंट वेव जो पॉइंट P पे बनेगी उसका इक्वेशन ये होगा, रिजल्टेंट अलजेब्रिक वेव एडिशन। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, y होगा y1 प्लस y2, यस। y जो होगा वो y1 और y2 दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इफ वी ऐड दीज टू वेव्स तो ऐसा होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 यानी a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस y2, y2 यानी a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मैथ्स वालों के दिमाग में तो आ गया होगा, बायो वाले के भी आ जाएगा, अभी मैंने बताया था। cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, वाला कॉन्सेप्ट लगा देना यहाँ पे। तो y हो जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा, इट विल बी 2 cos ऑफ, टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, 2 ओमेगा टी टू प्लस ओमेगा टी 5 प्लस 5/2 बाई 2, इंटू कॉस 5/2। यस cos ऑफ 5 बाई 2। समझ आ यस गया, सर। कोई मैथमेटिकल स्टेप में या कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो।
ये हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेव का इक्वेशन होगा, यू कैन राइट देयरफॉर y का इक्वेशन होगा 2 into a cos of 2 omega t plus phi by 2 into थोड़ा अभी को भी ले जाते हैं यहाँ पे, तो 2 cos of omega t plus phi by 2 by, ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, चलेगा, into cos of phi by 2। तो ये इक्विवेलेंट वेव का इक्वेशन बन गया, ठीक है। यानी ये वाले पॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पॉइंट पी पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट होगा वो इस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम इट विल चेंज। तो हर एक पॉइंट पे कुछ ऐसा चेंज आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब याद करो, आप जब छोटे थे 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा था, that if we have an equation y is equal to 15 sin omega t, या फिर y is equal to omega t plus phi, या फिर y is equal to 16 sin of या फिर cos of ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ होगा अगर, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड क्या आएगा बताओ? 15, 15 इज एम्पलीट्यूड। सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा? 16, 16। ओके, तो हमारा ये जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव? ये जो वेव दिख रही है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बोलो जल्दी से, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, बोलो यस 2a, नहीं, 2a इज 2, नॉट द करेक्ट आंसर। चलो फिर से एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मान लो ये जो वेव है कुछ ऐसी है, y इज इक्वल टू 15 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बाय एक्स या कुछ भी हो इनटू जैसे 30 दिया हो। बताओ ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 15 into 30, वेरी गुड, 15 इंटू 30 सही है। अगर यहाँ पे cos ऑफ 5 by 2 लिखा हो तो क्या होगा एम्पलीट्यूड? 15 cos pi by 2, यस, ये जो होगा साइन को अलग कर देना है बस, बाकी जो भी होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉस वाला दिख रहा है इसको छोड़ दो, बाकी जो भी चीज है वो क्या होगी? दैट विल बी एम्पलीट्यूड। आ रहा है समझ में? yes ये sir, ओमेगा टी प्लस फाइव वाले टर्म को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें है एम्पलीट्यूड। सो देयर फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, देयर फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विल बी, कितना होगा वेव का एम्पलीट्यूड? इट विल बी, 2a cos pi by 2, यस, a इज इक्वल टू, कैपिटल ए लिख रहा हूँ, इट विल बी 2a cos of phi by 2, ठीक है। दिस इज द वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, y इज इक्वल टू 2a cos of phi by 2। आगे वापस से 11th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट, 11th स्टैंडर्ड, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इन दोनों के बीच में किसी को रिलेशन याद है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? याद है किसी को? sir बोलो ये यस। सर इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर था। नहीं, इज इक्वल टू नहीं, बट ये होता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा हाँ sir, ओके, इज इक्वल टू नहीं, बट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। शायद ये पढ़ा था हम लोगों ने।
इंटेंसिटी का इक्वेशन याद रखना क्या होता है, इंटेंसिटी यानी होती है एनर्जी इंपार्टेड पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। I इज इक्वल टू ई बाय AT, दिस इज द इक्वेशन। I ईट जीरो, ऐसा याद रखना है, I ईट जीरो यानी I इज इक्वल टू ई बाय AT इज इक्वल टू जीरो, C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और रो होता है इट इज द एनर्जी डेंसिटी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। तो याद क्या Yes. रखना है, I ईट जीरो। अब देखो इंटेंसिटी जो है I इज इक्वल टू ई बाय AT होती है, I इज इक्वल टू ई बाय AT, ये होती है एनर्जी। बताओ एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर वेव, पता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वेशन था, या फिर हाफ के वाई स्क्वायर था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल Yes. एनर्जी, या फिर ठीक है। अब मान लो मैक्सिमम एनर्जी अगर फाइंड करनी हो तो हम लोग हाफ के ए स्क्वायर लिख सकते हैं, पता है ना, वाई की मैक्सिमम वैल्यू ए Yes, होती है, sir. ठीक है। तो एनर्जी यस जो है उसका इक्वेशन है हाफ के ए स्क्वायर, तो एनर्जी का इक्वेशन है हाफ के ए स्क्वायर। याद रखना ये वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज एरिया, इसको इसके साथ कट मत नहीं करना है, ये ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फाइनल इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर बाय 80, इसमें ये वाला ए और ये वाला ए कट नहीं होगा, याद रखना। तो इस इक्वेशन में अगर ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट इमेजिन करें तो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। याद रखना टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं ले सकते, बट फॉर टू डिफरेंट वेव कोई स्पेसिफिक टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट होगा, इन दैट केस वी कैन से इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना याद रखना है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू Yes. ए स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में होती है। तो यहाँ पे इंटेंस एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मिला तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटेंसिटी, हमको तो ये पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी ना, याद करो ये पॉइंट पे क्या फाइंड करने वाले थे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टिंग इंटेंसिटी। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे I क्या होता है, दिस इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Amplitude. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो कांस्टेंट रखना पड़ता है, ऐसा रिवाज है और रखना ही पड़ता है। I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बोल देते हैं, वेयर के इज सम कांस्टेंट, ठीक है, के एक कांस्टेंट है, हमको नहीं पता वो कौन सा कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट है। अब अगर ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ये सॉरी इक्वेशन कौन सा आएगा, ये 2 है, दिस इज 3 और ये 4, 3 की वैल्यू 4 में डाल दे, क्या मिलेगा, इंटेंसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 2 Sir, 4 by ये cos पूरा square स्क्वायर pi करके by लिखना 2. पड़ेगा। अब ये डायग्राम को हटा देता हूँ, बहुत परेशान कर रहा है, जगह नहीं है, यस। सो putting the value of equation 3 in equation 4, 3 in 4 अगर हम लोग रख दें तो इंटेंसिटी का इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू के, और इसका स्क्वायर करके मैं लिखूंगा, इट विल बी 4a स्क्वायर cos Cos square pi by 2. स्क्वायर पाई बाय 2, ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए बोल देंगे ये जो k है, के देखो 4 तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो वी कैन से इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी I0, so we can write I is equal to 4I0 cos square pi by 2, ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर आपको Sir, ये क्वेश्चन अगर I0 एग्जाम कैसे में है? बोलो,
I0 कैसे आया? हाँ, ये हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है दैट k इंटू ए स्क्वायर, के ओके और ए स्क्वायर, इन दोनों के यानी कांस्टेंट, हमको नहीं पता है कौन सा कांस्टेंट है, ओके के और ये जो है एम्पलीट्यूड, इन दोनों का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कौन सा एम्पलीट्यूड है? ये इंडिविजुअल वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है उसकी बात चल रही है, ठीक है, इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हम लोगों ने सिर्फ रखा हुआ है I0, ठीक है, नाम दे दिया ऐसे ही और कुछ नहीं है। दैट विल गिव 4I0 cos square pi by 2, ठीक है। सर मतलब k और a स्क्वायर I नॉट है, k और a स्क्वायर I नॉट है, इसके a स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट। एक्चुअली आगे जाके इसका प्रूफ आएगा, k और a स्क्वायर दोनों का एक्चुअली प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक लिख लो, दिस वाज इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, ये पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी एट दिस पॉइंट, जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और जो ज्योमेट्री पढ़ाई उसके साथ क्या रिलेशन होगा वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो राइट डाउन दिस थिंग, डाउट हो तो अभी पूछ लो।